अभी जब सब ज्वाइनिंग करें स्टार्ट करें तभी स्टार्ट करना, ठीक है? सर एक्चुअली मैं कर चुका हूँ स्टार्ट। ओके चल, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चल तो हम स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली कंसिडरेशन पढ़ना था, एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 4 में है। और हाउ टू रिवोक प्रपोजल और हाउ टू रिवोक एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 में है। तो सेक्शन 4 रेड विथ सेक्शन 5 जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे रिवोक कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन बेसिकली होता क्या है कि सेक्शन 25 बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड। तो अगर सेक्शन 25 एक बार पढ़ोगे तो सेक्शन 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोज एग्रीमेंट वेयर देर इज नो एग्रीमेंट, दो नो कंसिडरेशन, द एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। क्यों? रीजन क्या है कि एग्रीमेंट वॉइड क्यों हो जाएंगे? उसका एक रीजन है बेटा, कि रीजन ये है कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब क्योंकि एंसन ने बोल दिया था, एंसन एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया था कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। तो जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर रहे हैं और कमर्शियल ट्रांजेक्शन कंक्लूड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर रहे हैं और कमर्शियल ट्रांजेक्शन कंक्लूड कर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है, उसका बेनिफिट होता है कि एक पार्टी, इसमें गिव एंड टेक हम इसे बोल सकते हैं, कि एक पार्टी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज गेनिंग समथिंग एंड अनदर पार्ट। और इसीलिए एंसन भाई साहब ने बोल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात कर देते हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे हमने देखा था ना, सेक्शन 24, 25, 26, 28, 29, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो जब सेक्शन 10 में हमने देखा था, तो सेक्शन 10 में कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्रीमेंट। तो अगर सपोज करो ए और बी कुछ करने से एग्री हो जाते हैं या कुछ ना करने के लिए एग्री हो जाते हैं, टू डू समथिंग और एग्री टू, तो बेसिकली उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट हो सकता है। क्योंकि सेक्शन 25 बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड का मतलब यही हुआ कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था, पार्टी पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रीजन रीजन ये है कि जैसे एंसन जूरिस्ट भाई साहब बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। तो जब भी हम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी जब हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन का पर्पज ही कुछ ये होता है कि एक पार्टी कुछ गेन कर रही है, दूसरी पार्टी भी कुछ गेन कर रही है, तो दोनों ये गिव एंड टेक हो जाता है। तो अगर सपोज करो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो वो एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक एग्रीमेंट अगर सारी 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 कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेकिन उसमें कंसिडरेशन नहीं है, पार्टी भी कंपिटेंट है, फ्री कंसेंट भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड भी नहीं है, लेकिन अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो सेक्शन 25 बोलता है कि दैट एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। तो विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट ऑलवेज शैल बी वॉइड। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर हम देखेंगे पर्पस पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर एक पर्पस देखें पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का या कमर्शियल ट्रांजेक्शन का, तो उसका एक ही पर्पस तो होता है, कुछ गेन करना। अब गेन क्या हो सकता है कि बेसिकली समथिंग विच हैज सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। इसे हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, इसे हम मनी भी बोल सकते हैं, इसे हम रेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और मेरी फीस हो जाएगी कि मेरे को आपको एक कार देनी पड़ेगी, रेड कलर की कार देनी पड़ेगी। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो कार दे रहे हो। तो कार, जो कार है, कार की कुछ वैल्यू है ना लोग की आई में। तो कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन, द थिंग विच हैज गॉट सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, तो दैट इज कंसिडरेशन। और सेक्शन 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। तो मैंने ये बताया था, आप यहाँ डिफरेंस देखो कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट तो क्रिएट हो सकता है। एग्रीमेंट क्या होता है? व्हेन ए एंड बी आर एग्री टू डू सर्टेन थिंग ऑन सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब कन्वर्ट होगा, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल कब कन्वर्ट हो जाएगा? अगर उसमें कंसिडरेशन है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा ही नहीं। तो पूरे को पूरे कॉन्ट्रैक्ट का अगर हमें एक वर्ड में क्रक्स देखे तो कुछ ना कुछ गेन करना होता है।
और जब हम कुछ गेन कर रहे होते हैं उसी को हम कंसिडरेशन बोल देते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी कहाँ हुई है। तो सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। सेक्शन 2D बोलता है कंसिडरेशन इट प्रोवाइड दैट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मैं फिर बोल रहा हूं, when at the desire of the promiser is the first party who is initiating the agreement, ठीक है। when one at the desire of the promiser, the promisee or any other person, तो मतलब कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकती है और एनी अदर पर्सन से भी आ सकती है। when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something or abstain from doing something, does or abstain from doing something, or promise to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. It is, अगर हम देखते हैं सेक्शन 2D, तो सेक्शन 2D बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो अगर मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि मैं आप सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आप मेरे को अगर फीस दे रहे हो तो यू आर द प्रोमिसी, तो बेसिकली कंसिडरेशन आपकी तरफ से आ रही है। लेकिन अगर आपके फादर या आपकी मदर या आपके पेरेंट्स या गार्जियन आपको मेरे को फीस दे रहे हैं, तो ये जो थर्ड लाइन लिखी हुई है ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो अगर कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो कंसिडरेशन एनी अदर पर्सन से भी हो सकती है। तो कंसिडरेशन किसकी तरफ से आएगी, या तो प्रोमिसर की प्रोमिसी की तरफ से आएगी या एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकती है। अब मुद्दा ये आता है कि कंसिडरेशन कितने तरह की होती है। तो कंसिडरेशन 3 तरह की होती है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन पहली होती है, फिर होती है प्रेजेंट कंसिडरेशन, फिर होती है फ्यूचर कंसिडरेशन। अब अगर हम फिर से सेक्शन 2D पढ़ते हैं, तो सेक्शन 2D कंसिडरेशन डिफाइन करता है इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब आप मेरे को पहले ही पैसे दे चुके थे, और जब पहले आपने मेरे को पैसे दे दिए थे, उसके बाद आपने मेरे को बोल दिया कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही आ चुकी है। और उसके बाद आप मेरे को बोलते हो कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो। या फिर हो सकता है एक दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपके घर, आपके फ्लैट पे एक रूम था, वो रूम मैंने ऑक्यूपाई किया, 1-1.5 साल तक उस रूम में रहा, अब मैंने आपको रेंट नहीं दिया, आपने बोल दिया कि सर हमको रेंट मत दो, हमको एक काम करो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन पहले से आ चुकी थी। तो ये जो वर्ड है ना हैज डन समथिंग, तो आप देखोगे ये पास्ट सेंटेंस है, और पास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जब आपने मेरे को पहले ही पैसे दे दिए तो आपकी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही आ सकती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बाद में परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। लेकिन सपोज करो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं रोज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता हूं, आप मेरे को पर डे फीस दे रहे होते हो। मैं आज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आपको कल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, फिर आप मेरे को फीस दोगे, फिर मैं परसों कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, परसों मेरे को फीस। तो जब आप रेगुलर बेस पे कंसिडरेशन, जैसे बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, कि मैं एक तरफ से अपना लाइबिलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से लाइबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो, इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है। जैसे आप शॉप पे जाओगे, शॉपकीपर से बोलते हैं भैया हमको 1 लीटर दूध दे दो, तो आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको दूध दे दिया, तो दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। कि जब एक्ट हो रही है तो एक्ट के अगेंस्ट में कंसिडरेशन हो रही है। पास्ट कंसिडरेशन में क्या था कि एक्ट बाद में होगी, कंसिडरेशन पहले ही आ चुकी थी। जैसे सपोज करो आपने 3 महीने पहले मेरे को पैसे दे दिए थे, या 3 महीने तक मैं आपके घर पे रेंट पे रहा था, आपने बोल दिया सर देखो हमारी तरफ से कंसिडरेशन तो जा चुकी है, आप क्या करो, आप हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, तो मैं अब एक्ट बाद में कर रहा हूं, तो इसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रेजेंट कंसिडरेशन कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा हूं और आप मेरे को अभी कंसिडरेशन दे रहे हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है, फ्यूचर में देखो पास्ट में क्या होता है, टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डन समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, पास्ट और प्रेजेंट में। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करोगे तो फ्यूचर में होता है प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, और आप प्रॉमिस कर रहे हो सर एक काम करो हमको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, लेकिन हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 1 महीने बाद आपकी फीस दे देंगे, तो उस कंडीशन में जो आपकी तरफ से कंसिडरेशन है वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। तो 3 तरह की कंसिडरेशन होती है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन वो होती है जिसमें आप अपना पार्ट पहले ही परफॉर्म कर चुके हो। जो आप, मैं प्रोमिसर हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना चाहता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले पैसे लिए थे, तो मैंने उस एवज में आपको क्या बोल दिया कि अब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा, तो आपकी तरफ से जो कंसिडरेशन थी वो पहले से ही आ चुकी थी, वो पास्ट कंसिडरेशन थी। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं कि मैं आज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूं, आप मेरे को आज ही पेमेंट करते हो, तो उस कंडीशन में से बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन तीसरा केस ये है कि मैं आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि सर हम 1 हफ्ते बाद आपको आपकी फी पेमेंट कर देंगे, तो इसे बोल देते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। तो कितनी कंसिडरेशन होती है बताओ,
सर 3 टाइप की। कौन कौन सी? रुखसाना, कौन कौन सी कंसिडरेशन है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर। अच्छा, एक चीज मेरे को बता दो। यस जब मैं सर। आपको जब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, आप बोलते हो सर ठीक है हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, तो इस कंडीशन में प्रोमिसर कौन है, मैं हूं या आप हो? सर वो आप हो गए प्रोमिसर और है हम ना, हो मैं गए प्रोमिसर हूँ। प्रोमिसी। प्रॉमिस ही यस तो सर। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। अब मैं क्यों ही बोल रहा हूँ आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने आपसे पैसे ले लिए थे। अब मैं सोचता यस हूँ कि सर। यार एक काम करता हूँ, उस पैसे के बदले में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देता हूँ। तो प्रोमिस ही ने या प्रोमिस ही के बदले में किसी थर्ड पर्सन ने मेरे को पहले ही पैसे दे रखे हैं, तो इसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। कि आपकी तरफ से पैसे या कंसिडरेशन या रेंट जो है, या रेंट पे रहना या घर जो है जो मैंने ऑक्यूपाई किया, वो तो पहले ही आ चुका है। अब मैं बाद में परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे मैं सपोज करो, आपसे मैंने 6 महीने पहले एक कार ले ली थी। अब 6 महीने पहले मैंने कार ली, मैंने बोल दिया कि यार कार के बाद उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि तो मैं प्रॉमिस कर देता हूँ आपको कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। तो इस कंडीशन में जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये फ्यूचर कंसिडरेशन में चला जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कंसिडरेशन की बात करेंगे, तो फिर से मैं बता रहा हूँ 3 तरह की कंसिडरेशन है: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट में देखोगे तो 3 होती है: डन समथिंग और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। जब मैंने आपसे पहले पैसे ले लिए थे और बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, तो इसमें पहले आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट, आपकी तरफ से कंसिडरेशन आ चुकी थी, तो वो पास्ट कंसिडरेशन थी। लेकिन जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आज पढ़ा रहा हूँ और आज से आज ही पैसे ले रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन जब मैं आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, आप मेरे को कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो, आप मेरे को मेरी फीस नहीं दे रहे हो, बल्कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि ठीक है सर, आप हमको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दो, हम आपको फीस दे देंगे कुछ दिन बाद। तो इस कंडीशन में इस कंसिडरेशन को बोल देते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन की बात करें, लास्ट लाइन देखना, सेक्शन 2D की लास्ट लाइन: सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कुछ करना, कुछ करने से प्रवृत्त रहना, या कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस करना, एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, इसको हम क्या बोल देते हैं? कंसिडरेशन। समझे? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, तो आप बोलोगे एन एक्ट, ऑब्स्टिनेंस और प्रॉमिस, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है। अब कंसिडरेशन क्या होता है, हम सब एक चीज मान के चलते हैं कि कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, कि पैसे ही कंसिडरेशन हो जाएंगे। तो मैं बताऊं कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन, द थिंग विच हैज गॉट सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। जैसे सपोज करो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को फी पेमेंट कर रहे हो, फीस पेमेंट कर रहे हो मेरे को, दैट इज कंसिडरेशन। दूसरे केस में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे को अपनी कार दी हुई है कि सर जब तक आप हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे हो, आप हमारी कार रख सकते हो। तो आपकी तरफ से वो जो कार मेरे को दे रहे हो ना, वो कंसिडरेशन हो जाएगी। या फिर सपोज करो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे हो सर जब तक आप हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे हो ना, एक काम करो, आप हमारे घर पे रह सकते हो। जो मैं घर पे रह रहा हूँ ना, वो घर पे रहना कंसिडरेशन हो जाएगी। तो हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो आपको क्या गेन हो रहा है? आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज गेन हो रही है। मेरे को क्या गेन हो रहा है कि मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा है, या मेरे को कम से कम कार यूज करने को मिल रही है। तो अगर कंसिडरेशन की बात करें, तो कंसिडरेशन का मतलब है कंसिडरेशन द थिंग विच हैज गॉट सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है। तो इसे बोल देते हैं कंसिडरेशन। कितने तरह की कंसिडरेशन होती है? 3 तरह की कंसिडरेशन होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2: यस पास्ट सर। कंसिडरेशन, done something, abstain from doing something; present consideration, done something or abstain from doing something; फ्यूचर। और future consideration, promise to do something और promise to abstain from doing something। तो अगर कंसिडरेशन की बात करें, आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, तो जो लिटरल मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन है वो सेक्शन 2D में लिखा हुआ है। सेक्शन 2D बोलता है कि सच एक्ट, सच एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, दैट इज कंसिडरेशन। समझ रहे हो? अब यस सच सर। बताओ, समझ में आया नहीं आया? कितनी तरह की कंसिडरेशन होती है? सर तीन सर तरह। 3 टाइप की। सर पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट अच्छा, फ्यूचर। फ्यूचर। अच्छा, अगर हम कंसिडरेशन की बात करें, तो कंसिडरेशन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज कंसिडरेशन, तो आप क्या बताओगे? सर एनीथिंग जिसकी वैल्यू हो आई ऑफ लॉ में। और अगर हम सेक्शन 2D की लास्ट लाइन देखें, तो कंसिडरेशन का मतलब है एक्ट, लिखा हुआ है ना, देखो लिखो लास्ट लाइन देखो: सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जब आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करने से प्रवृत्त रह रहे हो, या फिर प्रॉमिस कर रहे हो, सपोज करो कोई आप एक्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम करो, मेरे को अपनी कार दे दो रेंट पे, तो आप एक एक्ट कर रहे हो मेरे लिए।
अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम करो, अपनी कार किसी और को मत देना, सिर्फ मेरे छोटे भाई को देना, वही चलाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, किसी और को अपनी कार नहीं दे रहे। या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी कार, अपनी कार मेरे को 1 हफ्ते बाद यूज करने के लिए देना। तो उस कंडीशन में आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है सर, आज हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, हम आपको अपनी कार यूज करने के लिए दे देंगे 1 हफ्ते बाद। तो जो सच एक्ट, सच एब्सटिनेंस और सच प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन आज के बाद अगर कोई पूछता है तो एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब आते हैं सेक्शन 25 पे। वो बोलता है एन एग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर एग्रीमेंट में सब कुछ है, पार्टी भी कॉम्पिटेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, और वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ है, या फिर फ्री कंसेंट भी है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तो सेक्शन 25 बोलता है कि सारी कंडीशन हो रही है, और अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट, या सॉरी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। रीजन क्या हो सकता है, वो एक एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट की बात करें तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है, तो उसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। तो अब मुद्दा ये आता है सेक्शन 20, क्योंकि देखो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब एनुमरेट हुआ था, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था, तो उसी का एक ही रीजन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने का, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कुछ ना कुछ गेन करना। दोनों पार्टी, जब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ गेन कर रहा हूँ, जब आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कुछ गेन कर रहे हो। आप क्या गेन कर रहे हो कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को मिल रहा है, मैं क्या गेन कर रहा हूँ कि मेरे को कंसिडरेशन मिल रही है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में क्या हो गया वंश? सर मैं जैसे आपने बोला कि 25 में है कंसिडरेशन होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, लेकिन सर इसमें 3 एक्सेप्शंस भी तो है ना कि जिनमें कंसिडरेशन वो मैटर वो नहीं वो करती। वो स्टेचुटरी एक्सेप्शन है, वो स्टेचुटरी यस एक्सेप्शन सर। है। लेकिन उन केस 3 एक्सेप्शन नहीं है, मैं आपको 5 एक्सेप्शन बताता हूँ। सेक्शन 150 सब क्लोज टू भी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 85 भी एक एक्सेप्शन है। तो 5 एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं तो आपको, आप 3 बता रहे हो। अच्छा 3 तो सर, सेक्शन यहाँ पे 25 के, 3 लिखे थे। नहीं नहीं मैं बताता हूँ बेटा, मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा ना, पहले आप अच्छा जो मैं ओके पढ़ा रहा सर। हूँ वो पढ़ लो बस। जनरल प्रोविजन तो ये है कि, जनरल प्रोविजन तो वही है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। अगर वो सपोज यस करो वो सर। 5 कंडीशन, अगर वो 5 कंडीशन ना हो तब कोई एग्रीमेंट करे तो, और कंसिडरेशन ना हो तो क्या होगा, एग्रीमेंट कन्वर्ट होगा सर वॉइड हो कॉन्ट्रैक्ट में, जाएगा। वॉइड हो जाएगा। तो वो सिर्फ 5 यस कंडीशन है, सर। वो स्टेचुटरी कंडीशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया, स्टेचुटरी प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने बना दिया, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके सर। आप देख लेते हैं क्यूरे वर्सेस मीसा केस। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट a valuable consideration in eye of law may consist either in some right, interest, profit और benefit। तो अगर कंसिडरेशन की बात करें, वैल्यूएबल कंसिडरेशन की, तो एक केस हुआ था क्यूर वर्सेस मिस्टर, लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें लिटरल मीनिंग बताया था कि बोल देता कि अगर कंसिडरेशन की बात करें तो एक्ट एब्सटिनेंस या ओमिशन तो है ही है, लेकिन कैसी एक्ट एब्सटिनेंस या प्रॉमिस होगा, जिसकी कुछ वैल्यू हो, जैसे राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट। तो अगर सपोज करो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे को कोई ना कोई राइट मिल रहा है, या मेरे को कोई ना कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को कोई प्रॉफिट हो रहा है, या मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा है, उस कंडीशन में तो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। मैं फ्री में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये तो क्या हो गया, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ। लेकिन अगर मेरे को आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने के बाद कुछ कोई ना कोई राइट मिल रहा है, जैसे राइट टू यूज योर कार, या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ, या आपके जो पैसे है उस पर इंटरेस्ट ले सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ना कोई प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, हम आपका प्रॉफिट करा देंगे, हम आपको 20-25 बच्चे और ज्वाइन करा देंगे। उसके अलावा बेनिफिट मिल सकता है, कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे मेरे को आप बेनिफिट दे रहे हो कि भाई सर एक काम करो, हम आपकी कोचिंग जो आप खोलना चाह रहे हो उस कोचिंग को खुलवाने में मदद करेंगे। तो आपकी तरफ से जो कंसिडरेशन आई है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसके कुछ ना कुछ मैं गेन करूंगा। और क्यूरे वर्सेस मिसा में बोल दिया था, द कोर्ट हैज हैड दैट वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्यूरिंग टू एनी party or some forbearance or determinant, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other. Essential ingredient of consideration. एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ। अब ये एसेंशियल होते हैं,
कि कंसिडरेशन कब हो जाएगी, तो उसके 3 एसेंशियल मैं आपको बता रहा हूं। जो एक्ट और एब्सटिनेंस है ना, मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो मेरे बोलने पे आप कुछ कर रहे हो, मैं प्रोमिसर हूं, आप मेरे बोलने पे कुछ कर रहे हो, तभी आप, ठीक है। द कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मैं आपको बोल देता हूं कि भैया मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, मेरे को 50,000 रुपए दे दो। तो आपने मेरे को 50,000 रुपए दे दिए क्योंकि मेरा प्रॉमिस था, मैं प्रोमिसर था, मैंने बोल दिया था कि मेरे को 50,000 रुपए दो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। तो आपने वो जो 50,000 रुपए दिए किसके डिजायर पे दिए, मेरे डिजायर पे दिए। अब मेरे अलावा कोई भी आपसे बोलता कि अमित सर को 50,000 रुपए दे दो, अमित सर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देंगे, और कल को आप बोलने लगो सर देखो उस एक्स वाई जेड ने बोल दिया था कि अगर अमित सर को आप 50,000 रुपए दे दोगे तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दोगे, तो मैं बोल दूंगा मेरा क्या मतलब भाई, मैंने थोड़ी आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो पहली चीज है, एन एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो आप जब कुछ कर रहे हो तो मेरी डिजायर पे कर रहे हो, मेरी इच्छा पे कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि भैया, मैं आपको बोलता हूं कि भैया मैं आपकी जो कार है उसको यूज करना चाह रहा हूं, अगर आप अपनी कार मेरे से 6 महीने तक यूज कराओगे तो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा दूंगा। लेकिन उस दूसरी केस में क्या होता है कि आप अपनी कार यूज करवा रहे हो किसी एक्स वाई जेड को, मैंने तो आपसे बोला नहीं है, और एक्स वाई जेड आपकी कार यूज कर लेता है और आप मेरे पास आके बोलते हो सर उस एक्स वाई जेड ने मेरी कार यूज करी थी और क्योंकि उसने मेरी कार यूज करी तो अब आप मेरे को आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाओ। मैं बोल दूंगा भैया जो आपने करा है, जो आपने कंसिडरेशन दी है वो एक्ट या एब्सटिनेंस किया है, मेरे बोलने से थोड़ी क्या है। तो एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द, किसके डिजायर पे होना चाहिए, सर आपकी डिजायर पे। प्रोमिसर, प्रोमिसर द पर्सन हु इज द प्रोमिसर। प्रोमिसर। यस ठीक है। सर। द कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं प्रोमिसर हूं, मैं बोलता हूं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या तो आप फीस पे करोगे मेरे को, तो यू आर द प्रोमिसी, क्योंकि मैं प्रोमिसर हूं, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप बोलते हो हम आपको फी पेमेंट कर देंगे। तो या तो कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या आप बोल देते हो सर एक काम करो, हमारे हमारे पापा से आप कंसिडरेशन ले लेना, फीस लेना, वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो उस कंडीशन में कंसिडरेशन कौन कर सकता है, आइदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है। यस सर। द कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमने देख लिया था कि अगर आपकी तरफ से पैसे पहले आ रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाद में बढ़ाया था, तो कैसी कंसिडरेशन है। अगर आपकी क्या तरफ से, सर अरे फ्यूचर। भाई मैं बताता हूँ दोबारा से, अगर आपने मेरे को 50,000 रुपए 2 महीने पहले दिए थे और बोल दिया, अब सर बोल मैं पास आपको, पास मैं सर आपको पास्ट कॉन्ट्रैक्ट टेंस। पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी तरफ से पास कंसिडरेशन आ रखी है। और अगर मैं यस आपको सर। आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को आज ही 50,000 रुपए दे रहे हो, तो इसे क्या बोल देंगे, प्रेजेंट। 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 प्रेजेंट कंसिडरेशन। और अगर मैं आपको आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि सर हम आपको 2 महीने बाद 50,000 रुपए देंगे, तो इसे क्या सर। बोलते हैं। सर तो फ्यूचर। अगर अगर कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन क्या होता है, सर प्रॉमिस टू डू और For doing डू something, such एब्सटेन act or फ्रॉम डूइंग। abstain or promise is called consideration. एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, 3 वर्ड बता रहा हूं मैं, एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कंसिडरेशन। सिंपल सी बात है, एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कंसिडरेशन। समझे। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब आते हैं एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इस पे केस आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इस केस के फैक्ट बताता हूं मैं, होता क्या है। प्लेंटिफ बिल्ट सर्टेन ऑफ, पहले से पढ़ लेते शुरू में, एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सफिशिएंट कंसिडरेशन टू सपोर्ट द प्रॉमिस। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइड्स दैट द एक्ट और एब्सटिनेंस मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो आप कुछ कर रहे हो मेरे बोलने से कर रहे हो, तभी तो मैं बाउंड होऊंगा। यस सर। सभी सपोज करो, है ना, आप मैंने बोला कि मैं आपको, आप मेरे को 50,000 रुपए दे दो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आपने 50,000 रुपए मेरे को दिए, मेरे बोलने पे दिए, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ा दिया। अब मेरा भाई आपके पास जाता है, वो बोलता है कि अमित ने बोला है कि उस मेरे को 50,000 रुपए दे दो और वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देगा। आपने मेरे को पैसे थोड़ी दिए, आपने कुछ किया है मेरे बोलने से थोड़ी किया है। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्ट और यू आर abstaining योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, या फिर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, तो किसके डिजायर पे कर रहे हो, प्रोमिसर के डिजायर पे कर रहे हो। इसी पे केस हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये केस डायरेक्ट आता है कोर्ट, इसमें क्वेश्चन आता है इस पे डायरेक्ट, जुडिशरी में ज्यादातर इस पे आता है। दुर्गा प्रसाद बलदेव केस में क्या हुआ था, द प्लेंटिफ बिल्ट सर्टेन सोप ऑन द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर।
The dependent promised to pay a certain commission on the article sold in consideration of construction of soap. The court held that plaintiff could not recover the commission because he acted on the desire of the collector and not at the defendant. Thus, it was not a good consideration. अब इस केस के फैक्ट सुन लो, केस का नाम रट लेना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ. केस का नाम क्या है? सर दुर्गा प्रसाद वर्सेस बिल। सर दुर्गा बलदेव। प्रसाद वर्सेस बलदेव। बलदेव. अब इस केस में क्या हुआ था, फैक्ट सुन लो आराम से, म्यूट करके, जब मैं बोलूँ जब ऑन करना. इस केस में ये हुआ था कि जो दुर्गा प्रसाद आदमी है ना, ये करता क्या है, एक ना दुर्गा प्रसाद क्या करता है, कुछ सोप बिल्ट करता है. एक जगह होती है, उसमें क्या होता है, कुछ सरकारी दुकानें होती हैं. वो सरकारी दुकानें खस्ता हालत में थी, बुरी हालत में थी, टूटने फूटने वाली थी. वो क्या करता है, एक वो शॉप बिल्ड करता है. तो उस शॉप में ना कुछ बंदे रहते हैं, वो बोलते हैं कि जब आप शॉप बिल्ड करके देते, अब वो करता क्यों है, क्योंकि उसे जो टेंडर मिलता है वो कलेक्टर बोलता है कि आप इस शॉप को बना दो. वो कलेक्टर के बोलने पे, डीएम के बोलने पे उस शॉप को बना देता है, बिल्ड कर देता है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर देता है. ठीक है. और इसी दौरान जब वो शॉप बना रहा होता है, एक दुकानदार आता है उसके पास, वो बोलता है भैया शॉप बढ़िया से बना देना, इसमें मार्बल वार्बल ढंग से लगा देना. और अगर आप मार्बल वगैरह ढंग से लगा दोगे ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट इसका किससे था, ये शॉप बना रहा था किसके बोलने से, ये जो मकान बना रहा है किसके बोलने से, डीएम के बोलने से बना रहा है. लेकिन जो बंदा वहां एज ए टेनेंट रह रहा था, वो बोलता है आके, इसको बोलता है, आराम से बोलता है, एक काम करना भैया, आप ना इसमें बढ़िया से मार्बल वगैरह लगा देना, और क्योंकि आपको डीएम पैसे दे रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डीएम से है ही है, और कल को अगर आप ढंग से बना के दे दोगे ना, तो जो मेरे को प्रॉफिट होगा ना, जब मैं अपना माल बेचूंगा, उस प्रॉफिट में से आपको मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता रहूंगा. अब क्या होता है, ये बंदा शॉप बना देता है, कलेक्टर इसे पैसे दे देता है. अब ये पहुंच जाता है बलदेव के पास, जिसने इसको प्रॉमिस किया था. वो बोलता है तूने मेरे को प्रॉमिस किया था कि जब मैं शॉप बना के दे दूंगा तो तू मेरे को पैसे देगा. तो जज साहब, ये कोर्ट पहुंच, ये केस पहुंच जाता है कोर्ट में. जज साहब से दुर्गा प्रसाद बोलता है कि जज साहब, बलदेव ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि जब मैं शॉप बना के दे दूंगा तो ये मेरे को कुछ इंटरेस्ट पे करेगा. तो जज साहब दुर्गा प्रसाद से बोलते हैं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था किसके साथ था, तो वो बोलता है डीएम के साथ. आपने जो शॉप बनाई किसके बोलने से बनाई, डीएम के बोलने से. तो आप बलदेव को क्यों इंक्लूड कर रहे हो उसमें, क्योंकि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर आपने जो कुछ भी किया है किसके बोलने से किया है, डीएम के बोलने से किया है. तो यह जो प्रोमिसर था कौन था, डीएम था. तो आप किसके बोलने से कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बोलने से कर रहे हो. तो आप थर्ड पर्सन को इंक्लूड क्यों कर रहे हो. तो जो कुछ काम किया हो तो कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली. समझ रहे हो मेरी बात को. यस तो सर। दुर्गा Yes, प्रसाद वर्सेस बलदेव केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ बिल्ट सर्टेन सोप ऑन द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, defendant promised to pay certain commission on the article sold in consideration of construction of soap. The court held that the plaintiff could not recover the commission because he acted on the desire of the collector. तो इसने जो दुकान बनाई थी किसके बोलने से बनाई थी, कलेक्टर के बोलने से बनाई थी ना. यस सर। तो ये पैसे किससे लेगा, कलेक्टर से लेगा ना. yes sir. यस। अब बलदेव जो भाई साहब है, जो दुकानदार थे, वो आके बोलते हैं एक काम करना है, बढ़िया से काम कर देना, मैं पैसे दूं. तो क्या ये उसके बोलने से बनाई थी, एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर था, या एट द डिजायर No, ऑफ द sir. बलदेव था. At the desire of collector. तो कलेक्टर. तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में बोल दिया था कि जो इससे बोलते हैं प्रोमिसरी स्टॉपल, द कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली. जो कंसिडरेशन आप पे करोगे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पे करोगे. प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन. सॉरी, जो आप एक्ट करोगे ना, जो एक्ट करोगे वो किसके बोलने से करोगे, वो प्रोमिसर के बोलने से करोगे. एन एक्ट डन. क्या क्या बता. हाँ, सर स्टॉपल का क्या मतलब होता है? स्टॉपल का मैं मतलब बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो. आप जब कुछ कर रहे हो ना, सपोज करो इस केस में क्या हुआ था, एक मिस्त्री था, राजमिस्त्री था, उसने शॉप बनाई, तो उसने कुछ किया किसके बोलने से किया, प्रोमिसर के बोलने से, डीएम के बोलने से. जब उसके डीएम के बोलने से उसने किया तो वो डीएम से ही पैसे लेगा. कंसिडरेशन किससे लेगा, डीएम से लेगा. ठीक है. यस सर। जैसे क्या होता है कि अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो उस कंडीशन में ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और फीस मैं आप किससे लूंगा, आपसे लूंगा, क्योंकि मैं आपके बोलने से आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं. Yes sir. यस सर। ठीक है. वहीं अगर आपके फादर आप मेरे को आके बोलते हैं कि अमित सर हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, तो उस कंडीशन में मैं ट्यूशन आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंसिडरेशन किसकी तरफ से आएगी, आपके फादर की तरफ से. या सपोज करो आप बोल देते हो कि सर हमारे फादर देंगे, तो प्रोमिसी, देखो कंसिडर, अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन.
there has to be consideration for the promise. It is absolutely immaterial that it come from the promisee or any other person. तो मैं एक्ट किसके बोलने से कर रहा हूँ? प्रोमिसर के बोलने से. लेकिन मेरे को जो कंसिडरेशन मिल रही है ना, वो कंसिडरेशन कहां से मिल रही है? वो या तो प्रोमिसी देगा या एनी अदर पर्सन देगा. तो जो कंसिडरेशन है ना, वो या तो प्रोमिसी दे सकता है या एनी अदर पर्सन भी दे सकता है. और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है. इसे बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, या इसे बोलते हैं प्राइवेसी ऑफ कंसिडरेशन, या इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसे पहले हम पढ़ लेते हैं. प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, there has to be consideration for the promise. It is absolutely immaterial that it come from the promisee or any other person. तो मेरे लिए ये इमेटेरियल है जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ कि या तो आप फी पेमेंट करोगे या आपके फादर या आपके गार्जियन जो भी होंगे वो फीस पेमेंट कर देंगे. ठीक है. तो consideration for the promise, it is absolutely immaterial that it come from the promisee or any other person. This is called doctrine of constructive consideration. Privity of consideration क्या होता है? The consideration furnished by stranger is known as privity of consideration. तो सपोज करो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ और मेरा तो एक ही एम है कि मैं आपसे फीस लूंगा. अब सपोज करो आप मेरे को फीस नहीं देते, लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ रहा है और वो आके मेरे को फीस दे देता है और मैं उसको फीस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम स्ट्रेंजर ऑल्सो. इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन. ठीक है. तो कंसिडरेशन किससे आ सकती है? आइदर बाय द प्रोमिसी और फ्रॉम द एनी अदर पर्सन ऑल्सो. तो कंसिडरेशन या तो आप दोगे या एनी अदर पर्सन भी दे सकता है. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब, प्रिविटी का मतलब होता है प्राइवेसी ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है. Position under England law. Under English law, the consideration must move from promisee alone. The consideration given by the stranger in no consideration. इंग्लैंड में क्या होता है कि अगर मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं तो कंसिडरेशन आप ही दोगे, आपके फादर या आपके मदर या आपके गार्जियन नहीं देंगे. लेकिन इंडिया में रूल क्या है? इंडिया में रूल क्या देख लेते हैं. पोजीशन अंडर इंडियन लॉ. अंडर इंडियन लॉ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज वैलिड अंडर सेक्शन 2D. तो इंडिया में क्या होता है? उलट रूल है. इंडिया में दूसरा रूल है कि कंसिडरेशन, जैसे इंग्लैंड में क्या था कि अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा होता तो कंसिडरेशन आप ही देते. कोई स्ट्रेंजर पर्सन, आपके फादर, आपके मदर या गार्जियन, वो कंसिडरेशन नहीं दे रहे होते. लेकिन इंडिया में रूल अलग है. इंडिया में क्या होता है, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं तो कंसिडरेशन आपकी तरफ से भी आ सकती है और कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन की तरफ से भी आ सकती है. इंडिया में रूल अलग है थोड़ा सा. इसी को बोल देते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. समझ रहे हो? तो अभी तक जो हमने इस क्लास में पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी हैं. कितनी तरह की कंसिडरेशन होती है बता दो जल्दी. 3 टाइप की होती है. कौन कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. अच्छा, अगर मैं एक्ट, ऑब्स्टिनेंस या फिर प्रॉमिस की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंसिडरेशन. सर कंसिडरेशन. कौन सा सेक्शन बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी 25. अच्छा, कंसिडरेशन की डेफिनेशन किस सेक्शन में है? 2D. अच्छा, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब क्या है? सर किसी के माइक में से आवाज आ रही है, धप धप धप. बेटा प्लीज, मेरे ख्याल से जो भी है प्लीज देख लो, आप धप धप मत करो. ठीक है. सर मेरे माइक से आती है. रुखसाना बच्चे आपके से आ रही है तो आप थोड़ा सा ध्यान से है ना भाई, वो लीड वगैरह यूज करके कर हाँ लो सर, आप. काफी देर से आ रही है. हाँ. ओके, सॉरी. ओके बेटा, चलो ठीक है. मैं जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लो, अभी मीटिंग खत्म होगी तो Yes, दोबारा sir, ज्वाइन yes, करेंगे. sir. फिर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब क्या होता है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ करने से प्रवृत्त रह रहा हूँ तो मैं किसके Yes, बोलने से कर रहा हूँ? आप कुछ कर रहे हो या कुछ करने से प्रवृत्त रह रहे हो? मेरे बोलने से, प्रोमिसर के बोलने से. तो अगर कोई और किसी और के बोलने से करोगे तो फिर कंसिडरेशन नहीं मिलेगी आपको. जैसे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस में क्या हुआ था कि एक राजमिस्त्री क्या होता है, वो सरकारी दुकानें बना देता है. किसके बोलने से बनाता है? डीएम के बोलने से बनाता है. एक जो दुकानदार होता है वो आके बोल देता है राजमिस्त्री को, यार दुकान ढंग से बना दियो, तू दुकान ढंग से बना देगा ना, मैं तेरे को कमीशन दे हेलो दूंगा. सर. हाँ बेटा. सर अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक आ रही है, पहले इसे सुन लो जल्दी से. तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस में क्या होता है कि बेसिकली एक आदमी होता है राजमिस्त्री, वो डीएम के बोलने से कुछ सरकारी दुकानें बना रहा होता है. उस सरकारी दुकान वो खराब हो चुकी थी, उसको रिबिल्ड कर रहा होता है. उस सरकारी दुकान में एक दुकानदार होता है, वो आके बोलता है उस मिस्त्री से कि तू इस दुकान को ढंग से बना दे, मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा. ठीक है. अब वो क्या होता है, दुकान तो बना ही रहा होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किससे था? डीएम से था. उस दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था.
और वो क्या होता है बेसिकली डीएम से पैसे भी ले लेता है उस दुकान को बनाने के। कल को वो उस दुकानदार के अगेंस्ट में एक और केस लेके आता है, वो बोलता है कि सर इस दुकानदार ने मेरे से प्रॉमिस किया था और मैंने जिस टाइम पे सोप बनाई थी तो इस कंडीशन में क्योंकि मैंने सोप बना के दी है तो मेरे को इससे आप कंसिडरेशन दिलवाओ। तो कोर्ट बोलता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, आप जो जो आपने काम किया है, जो आपने सोप बनाई है, जो आपकी एक्ट या एब्सटिनेंस है, किसकी डिजायर पे है? तो वो बोलता है डीएम की डिजायर पे। तो ये जो वर्ड है ना, एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट is the sufficient sorry is the definition of at the desire of the promiser। तो at the desire of the promiser का मतलब है कि आपने जो भी काम किया था वो डीएम के बोलने से किया था, उस दुकानदार के बोलने से नहीं किया था। आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे था? डीएम से था, आपका उस दुकानदार से नहीं था। तो इस कंडीशन में बोल दिया इसको कि आप अगर कंसिडरेशन लोगे तो किससे लोगे? डीएम से लोगे, इस दुकानदार से नहीं लोगे। और यहीं से ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोमिसरी स्टॉपल। ठीक है, और प्रोमिसरी स्टॉपल रुखसाना मैं दूसरे केस में बताऊंगा। एक केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद केस है, उसको पढ़ के आना जब मैं प्रोमिसरी स्टॉपल बताऊंगा। केस का नाम है, लिख ले, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। बेटा जितने भी केस बता रहा हूं अगर ये लिख दोगे एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी एग्जाम में लिखने में। ठीक है, तो लिखनी है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद केस, कल पढ़ के आओगे। फिर मैं आपको बताऊंगा ये प्रिविटी ऑफ या प्रोमिसरी स्टॉपल क्या होता है। एक सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ के आओगे, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें फिर बताऊंगा प्रोमिसरी स्टॉपल क्या होता है। अब देखते हैं प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडर देखो, जो जो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हो, एक्ट एब्सटिनेंस कर रहे हो, किसके बोलने से कर रहे हो? प्रोमिसर के बोलने से। लेकिन कंसिडरेशन किसी की भी तरफ से आ सकती है, आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में स्ट्रिक्ट रूल है कि वहां जो कंसिडरेशन आएगी सिर्फ प्रोमिसी की तरफ से आएगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, या तो प्रोमिसी कंसिडरेशन देगा या एनी अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। तो ये इंडिया में ये रूल है और इसी को बोलते हैं हम प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। और फर्दर जब हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसे उसे बोल देंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो देख लेते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। सर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो सर मुझसे ये अभी तक। चिन्नाया वर्सेस रामाया हाई कोर्ट ऑफ मद्रास तो प्रीवीटी का ही है ना केस? हाँ, मैं बताऊंगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे था। जैसे हाँ सर चिन्नैया ये वर्सेस पढ़ा रमैया है। केस में क्या हुआ था, चिन्नैया यस वर्सेस सर। रमैया केस में क्या हुआ था, मैंने बताया था उस टाइम पहले भी तुमको। इस केस में क्या हुआ था हाँ कि एक लड़की थी, उसको उसकी मदर ना वो एक मकान गिफ्ट करती है, और उस मकान को गिफ्ट करती है और बोल देती है कि जो मेरी बहन है ना, जो उस मदर की बहन है, मतलब अपनी मौसी को ना, मेरे मरने के बाद ना मैं तेरे को मकान तो गिफ्ट कर रही हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद इसको तू 500 रुपए पर मंथ देती रही हो, क्योंकि जब से ये है मैं इसको दे रही हूँ तो अब तेरी लाइबिलिटी बनती है, मेरे मरने के बाद तू देगी, और मैं इस कंडीशन पे तेरे को मकान गिफ्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली वो मकान गिफ्ट किया था, मदर ने डॉटर को गिफ्ट किया था। तो उस मदर की डेथ हो जाती है, वो जो मौसी है वो केस कर देती है उस डॉटर पे। तो वो डॉटर बोलती है कि सर मेरे अगेंस्ट में इसने केस किया है, मेरे को मकान इसने तो ट्रांसफर नहीं किया था। तो चिन्नैया से रमैया केस में बोल दिया था कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन या इसे बोलते हैं कंसिडरेशन में बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो। तो कंसिडरेशन का मतलब है कि भाई कंसिडरेशन अगर क्यूरे वर्सेस मूसा केस में बोल दिया था, देखो क्यूरे वर्सेस मूसा केस में क्या बोला था कि कंसिडरेशन एक इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो जब वो लेडी मरी थी, जब मदर की डेथ हुई थी, तो उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था किसके फेवर में? अपनी बहन के फेवर में। तो वो यस इंटरेस्ट तो सर। उसको देना ही पड़ेगा ना मरने के बाद भी। तो जो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में ये था, बेसिकली जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी का एक एक्सेप्शन था कि भैया थर्ड पर्सन से भी कंसिडरेशन, उसका एक्सेप्शन नहीं है, बेसिकली उसी की बात कर रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाँ की, हाँ कि थर्ड पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकती है। उसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं बस अभी, ठीक है? सर हाँ जी बताओ बेटा। सर आपने कौन सा केस बोला था घर से पढ़ के आने के लिए? वो केदारनाथ केदारनाथ वर्सेस वर्सेस गौरी मोहम्मद। कौन सा केदारनाथ बिल्कुल। केदारनाथ ओके वर्सेस गौरी मोहम्मद। ओके ये सर। प्रोमिसरी स्टॉपल पे केस है। और एक सेक्शन और पढ़ के आना जो प्रीवियस इंडियन एविडेंस एक्ट में था, उसका नाम है सेक्शन 150। 115। 115 जब ये दोनों पढ़ के आओगे तो प्रोमिसरी स्टॉपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा अभी जो नेक्स्ट क्लास में होगा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कंसिडरेशन। हम सबको समझ में आ चुका है, पास्ट प्रेजेंट यस फ्यूचर सर। कंसिडरेशन होती है, एक्ट एब्सटिनेंस और प्रॉमिस होता है। उसके अलावा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर आप एक्ट करोगे। उसके अलावा कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हो सकता है। इसी पे केस है जो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस हमने डिस्कस किया था कि एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकती है। तो ये तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। अब पढ़ेंगे इसमें हम प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के थर्ड पर्सन कैसे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट
अब स्टार्ट कर देना है ना, ठीक है। ओके सर। तो ये जो एनी अदर पर्सन की बात हम कर रहे हैं ना, एनी अदर पर्सन की, तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तो इस ये केस चिनैया वर्सेस रमैया केस में क्या हुआ था, मैंने आपको फैक्ट बताया था कि चिनैया वर्सेस रमैया केस में यह हुआ था कि एक लेडी होती है, वो अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है। और जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है तो वो एक कंडीशन लगा रही है, उसने कंडीशन लगा दी होती है कि मैं प्रॉपर्टी तो तेरे को ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी तेरे को ट्रांसफर कर रही हूँ तो तेरे को मंथली ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा मेरी बहन को। अब ये लेडी क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, उसकी बेटी जो मंथली अमाउंट है वो पे करना बंद कर देती है, ठीक है। तो ये एक लेडी होती है, उसकी मौसी चिनैया, वो केस कर देती है रमैया के अगेंस्ट में। वो ये बोलती है कि देख, जब जब इसकी मदर ने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी तो इसकी मदर ने मेरे फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था कि ये जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे को 500 या कुछ समथिंग रुपए थे वो ट्रांसफर करती रहेगी। तो बोल देती है मेरा तो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मेरे को तो आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मिली ही नहीं। तो अगर हमने एक केस पढ़ा था क्यूरे वर्सेस मूसा, क्यूरे वर्सेस मूसा में कह देती है कि कंसिडरेशन में भी एन इंटरेस्ट ऑल्सो, तो इंटरेस्ट भी हो सकता है कंसिडरेशन। तो जब एक औरत ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी बेटी को और उसने कंडीशन लगा दी कि जब तक मेरी बहन जिंदा रहेगी, मेरे मरने के बाद जब तक मेरी बहन जिंदा रहेगी तो मेरी बहन को 500 रुपए या समथिंग कुछ अमाउंट पे करती रहेगी। अब ये लड़की प्ली लेती है कि मेरा तो इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मेरे को तो ये प्रॉपर्टी मेरी मदर ने ट्रांसफर करी है। तो उस जो वो बोल देती है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस टाइम पे इसकी मदर इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही थी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन लिखी थी इसकी मदर ने कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक उसकी मौसी जिंदा रहेगी, वो अपनी मौसी को पैसे ट्रांसफर करती रहेगी। तो ये कंडीशन थी, ये कंसिडरेशन थी। इस कंसिडरेशन की एवज में ही उसकी मदर ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सेक्शन 2D में लिखा हुआ है, सेक्शन 2D बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन के से भी कंसिडरेशन आ सकती है और इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन या प्राइवेसी ऑफ कंसिडरेशन। समझे मेरी बात को, समझ में आया इस केस से? यस सर। यस अब सर, आ बहुत गया। ही इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं प्राइवेटी, इसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इसे बोलते हैं प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, ये मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में बताता हूं पहले कि अगर सपोज करो मेरा रुखसाना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं रुखसाना को पढ़ा रहा हूं और रुखसाना मेरे को कंसिडरेशन दे रही है, रुखसाना देती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कल को अगर मैं रुखसाना को पढ़ाना बंद कर दूं फीस पेमेंट करने के बाद, या फिर मैं पढ़ाऊं और रुखसाना फीस ना दे मेरे को, तो मैं रुखसाना के अगेंस्ट में केस कर सकता हूं, रुखसाना मेरे अगेंस्ट में केस कर सकती है। इसे बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। दो तरह के राइट होते हैं, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम होते हैं राइट अगेंस्ट द होल्ड वर्ल्ड, और एक होता है राइट इन पर्सोनम जिसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल। राइट अगेंस्ट द पर्सन। राइट अगेंस्ट द पर्सन या राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल, पर्सोनम की बात करें तो बेसिकली सपोज करो 125 में अगर कोई वाइफ है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो अगर कोई वाइफ चाहेगी तो सिर्फ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो बेसिकली वो क्वासी सिविल नेचर का होता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं, इसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्लेम कर रहा होता है। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर ए या बी कोई भी लाइबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, सपोज करो बी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ए बी के अगेंस्ट में केस कर सकता है। ऐसी अगर ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बी उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है। यह मुद्दा ये आता है कि क्या एक्स बी के बाद सी डी ई एफ जेड, जब जेड तक कोई अगेंस्ट उसमें केस कर सकता, कोई भी इंटरफेयर नो नहीं कर सर। सकता। मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट रुखसाना के साथ हुआ है तो मैं सिर्फ
रुखसाना मेरे अगेंस्ट में केस कर सकती है, मैं रुखसाना के अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ। इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं वैसे बेटा एक बार। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पार्टी कैन स्यू अपॉन इट। तो तीसरी पार्टी कोई केस नहीं कर सकती। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी प्रिविटी। इस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द थ्योरी ऑफ दैट स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी yes, आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही लिखोगे कि थर्ड Yes, पर्सन sir. कैन नॉट स्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी आपको लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एक्स्ट्रा एज कब मिलेगी मैं बताता हूँ। आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो इस लाइन से स्टार्ट करना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्रिएटिंग राइट इन एक्ट एंड राइट इन पर्सोनम। सो बिकॉज basically when a person creating contract with another person, so the creation of right between those individual is राइट इन पर्सोनम ओनली। तो उनके बीच में जो राइट होते हैं वो होते हैं प्राइवेट राइट। तो थर्ड पार्टी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब क्योंकि थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो थर्ड पार्टी हमारे बेस पे कोई केस भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो जो प्रोमिसर प्रोमिसी है ना, उसके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसे बोलते हैं कमर्शियल रिलेशन हो जाते हैं। सपोज करो मैं वंश को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे और वंश के बीच में एक कमर्शियल रिलेशन क्रिएट हो गया। अब अगर मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वंश मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता है, और अगर वंश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूं। इसे बोलते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को बोल देते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंग्लैंड में पोजीशन क्या होती है, तो इंग्लैंड में पोजीशन है, एक केस हुआ था ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। The doctrine of privity of contract was followed, and it was held that no stranger to consideration can take advantage to a contract through, although made for his benefit. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन केस में क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट या जो थर्ड पर्सन है ना, उससे कंसिडरेशन आ ही नहीं सकती है। ट्विडल और वर्सेस एटकिंसन एक केस हुआ था इंग्लैंड में, उसमें बोल दिया था, जैसे इंडिया में क्या होता है कि कंसिडरेशन में बी आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इंग्लैंड में क्या होता है कंसिडरेशन मस्ट बी फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। वो एनी अदर पर्सन है वो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में बोल दिया गया था कि कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोमिस ही देता है, किसी थर्ड पर्सन को हम इंक्लूड ही नहीं करते। और इसी से कॉन्सेप्ट आया था प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, जो ये एनी अदर पर्सन है ना, ये इंग्लैंड में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ ये इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इंडिया में उसके पोजीशन अलग है। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में बोल दिया कि जो द कंसिडरेशन मे बी आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये तो इंडिया में एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में कंसिडरेशन मस्ट बी फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तो थर्ड पर्सन कभी इंग्लैंड में कंसिडरेशन नहीं दे सकता। किस केस में बोला है? आंसर ट्विडल वर्सेस अकिंसन। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। डल वर्सेस एटकिंसन में बोल दिया। इसके बाद बोलते हैं इन डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फरिज, दिस व्यू वाज अफर्म्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड। एक केस हुआ था डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फरिज कंपनी लिमिटेड। जो ये डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। सपोज करो मैं वंश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं एक टायर कंपनी हूं, अमित एक टायर कंपनी है। अमित वंश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और वंश को बोल देता है कि भैया वंश, मैं जो टायर बना रहा हूं ना, उसको आप 50 रुपए से नीचे नहीं बेचोगे, और अगर आप मेरी कंडीशन मान रहे हो तो ही मैं आपको टायर बेचूंगा। वंश क्या करता है, बोल देता है ठीक है सर, मैं 50 रुपए से नीचे नहीं बेचूंगा। वंश क्या करता है, फर्दर इस टायर को रुखसाना को बेच देता है। अब रुखसाना क्या करती है, 50 रुपए से नीचे इस टायर को बेच देती है। मैं क्या करता हूं, वंश के अगेंस्ट में केस नहीं करता, रुखसाना के अगेंस्ट में केस कर देता हूं। तो कोर्ट में रुखसाना प्ले लेती है कि सर अमित सर के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था। अमित सर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो किसके साथ था, वंश के साथ था। तो कोर्ट ने इस कंडीशन में जो अमित की प्ली थी ना कि मेरे को रुखसाना से कंपनसेशन चाहिए, उसको डिनाई कर दिया था, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, यहाँ पे वंश के साथ था ना। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी दूसरी कंपनी के साथ। वो बोल देती है कि आप, मैं टायर बना रही हूं, इसको इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं बेचोगे। वो कंपनी बोल देती है ठीक है मैं इस प्राइस से नीचे नहीं बेचूंगा, लेकिन वो क्या करती है, वो फर्दर वो टायर को बेच भी देती है। सेल्फरीज कंपनी को उस टायर से नीचे नहीं बेचती, लेकिन सेल्फरीज कंपनी क्या करती है, उस टायर को उस प्राइस से नीचे बेच देती है। अब डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी क्या करती है, उस सेल्फरीज कंपनी के अगेंस्ट में केस कर देती है। सेल्फरीज कंपनी बोलती है भाई कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मैंने तो किसी बी कंपनी से ये टायर खरीदे, तुमसे थोड़ी खरीदे। और अगर तुम्हारी कोई कंडीशन थी कि इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे टायर नहीं बेचेंगे, तो मेरे साथ थोड़ी थी, उस बी कंपनी के साथ थी। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने मान दिया कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट
स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue और कैन नॉट बी sued। ठीक है, ये डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी। तो ये दो केस लैंडमार्क जजमेंट है। ये केस डायरेक्ट, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि डिफाइन डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड, फैक्ट एंड इश्यूज एंड केस लॉज, सॉरी एंड लॉ। बेसिकली तो बेसिकली अगर डायरेक्ट अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी, तो आप क्या लिखोगे? दिस केस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and according to privity of contract, and the right and liability can arise only between the promisor promisee only. A third person neither sue nor can be sued. The third person cannot involve a contract between two parties. If a third person involving in the contract between two parties, then it is not allowed according to Indian Contract Act itself. Or that concept basically privity of contract. सो बेसिकली इसको हम अगर सिंपल वर्ड में बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर मेरा वंश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मैं वंश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में वंश मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता है, मैं वंश के अगेंस्ट में केस कर सकता हूं। ना तो रुखसाना के अगेंस्ट में मैं केस कर सकता हूं, ना रुखसाना मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता हूं, क्योंकि रुखसाना का तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेने देना ही नहीं है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, कैन नॉट बी sued। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं पोजीशन इन इंडियन लॉ। There is no any provision in Indian Contract Act regarding the doctrine of privity of contract. Supreme Court in MC Chacko versus State Bank of Travancore, AIR 1970 SC 504, held that doctrine of privity of contract is applicable in India and a stranger to contract cannot sue. This position was also taken in previous case Jamna Das versus Ramtar. तो जो ये डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी केस में जो इंग्लैंड की कोर्ट ने बोल दिया था ना कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue और कैन नॉट बी sued, तो उसी को एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर ने बोल दिया था। एमसी चाको वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के फैक्ट क्या थे, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि इसमें क्या हुआ था कि एक लेडी होती है, वो बैंक में काम कर रही होती है, वो पर्सनल कैपेसिटी में किसी से पैसे ले लेती है और वो पैसे लेके भाग जाती है। ये बंदा क्या करता है, बैंक के अगेंस्ट में केस कर देता है। बैंक बोलता है कि भैया आपने मेरे को थोड़ी पैसे दिए थे, और अगर आपने उस लेडी को पैसे भी दिए थे उसको तो उसकी उस ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं दिए थे, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर नहीं दिए थे, जब वो बैंक में बैठी थी तब नहीं दिए थे, आपने तो तब दिए थे जब वो घर पे थी, तो आपने उसको उसकी पर्सनल कैपेसिटी में दिए थे। तो आपका मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, आप अगर पैसे लोगे तो उस लेडी से लोगे। ये अलग बात है कि वो लेडी मेरी एम्प्लॉई है, लेकिन वो क्योंकि मेरी एम्प्लॉई है तो मैं तो लाइबल नहीं होता, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो उस लेडी के साथ है। तो एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो ये डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड है, इस कंडीशन में क्या होता है, जिसके इफेक्ट इंडिया में भी एप्लीकेबल होते हैं, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue और कैन नॉट बी sued। समझ पाए मेरी बात को? इसी को बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी स्टार्ट करोगे तो एक बात याद रखना, तो हमेशा एक बात याद रखना बच्चे, कि जो राइट इन रेमेना और राइट इन पर्सोनम, इसको जरूर याद रखना, बस इतना याद रखोगे समझ में आ जाएगा। और इसका जो इन्वेंशन हुई है वो कहां से हुई है? अब इसकी सोर्स जो है ना, जो सेक्शन 2D में लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन में बी आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, वहीं से प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हुई थी। और उस प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के बाद नई बहस स्टार्ट हुई थी, क्या ऐसा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है? तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में तो थर्ड पर्सन से कंसिडरेशन अलाउ कर देते हैं हम, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर्सन से अलाउड है, लेकिन केस कोई थर्ड पर्सन से अलाउड नहीं है। तो बेसिकली अगर रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं तो किसके बीच में हो रहा है? दो पार्टीज के बीच में क्रिएट हो रहा है। कितने तरह की कंसिडरेशन होती है? तो 3 तरह की कंसिडरेशन होती है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और फ्यूचर एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन, इफ द एक्ट हैज बीन डन बिफोर द प्रॉमिस इज मेड, इट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन, एक केस आता है, सपोज करो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी कार है, ठीक है, उस लैम्बोर्गिनी कार की जो मार्केट प्राइस है, या मैं मेरे पास जो भी कार है, एक कार है, सपोज करो कोई भी कार है, उसका रेड कलर है, उस रेड कलर कार को मैं, उस रेड कलर कार की वैल्यू है सपोज करो मार्केट में 1 करोड़ रुपए। मैं क्या करता हूँ, वंश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं वंश को बोल देता हूँ कि तू 10,000 रुपए में मैं तेरे को कार बेच दूंगा, तू मेरे को 10,000 रुपए दे दो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ इसमें इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन है। आप बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि कार की वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैं कार वंश को कितने में बेच रहा हूँ?
एक 10,000 रुपए में, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी बताओ। सर ये वैलिड है। सर वैलिड है, वैलिड है। एक्सप्लेनेशन टू ध्यान से पढ़ना जब सेक्शन 25 पढ़ो। एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर फ्रीली गिवन इज नॉट void merely because the consideration inadequate। देखो, मेरी कार है, मेरी मर्जी, मैं उसको 1 करोड़ में बेचूं, 10 करोड़ में बेचूं या 10,000 में बेचूं। यहाँ ये प्रूव करना है कि अगर वंश ने मेरे पे कोई दबाव बनाया था, या वंश ने बोल दिया था कि सर आप मेरे को अपनी कार नहीं बेचोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, या वंश ने बोल दिया था कि सर आप मेरे को अपनी कार नहीं बेचोगे तो मैं आपको एग्जाम में फेल कर दूंगा, या वंश ने बोल दिया था, वंश ने मेरे को मिसरिप्रेजेंट किया था कि सर मेरे पास जादू है, मैं आपको जादू से भगवान बना दूंगा, आप मेरे को अपनी कार बेच दोगे। तो अगर मेरी जो कंसेंट है फ्री कंसेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन है ये फैक्ट बनती है। लेकिन मेरी मर्जी, मेरी कंसेंट फ्री है, मैं होश हवास में हूं, वंश भी होश हवास में है। अब मेरी कार की वैल्यू 1 करोड़ हो सकती है, लेकिन मैं चाहूं तो 10,000 में बेच सकता हूं। तो एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Explanation 2 of section 25 provides that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. The only requirement is that consideration must be real and not illusory. तो रिक्वायरमेंट क्या है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। रियल का मतलब है कि सपोज करो मैं वंश को 10,000 रुपए में कार बेच रहा हूँ, तो मेरी मर्जी में 10 में बेच सकता हूँ उसके 1,000। लेकिन अगर सपोज करो मैं वंश को कार दे रहा हूँ और वंश बोल रहा है सर मेरे पास जादू आता है, मेरे को, मैं आपको जादू से भगवान बना दूंगा, तो ये रियल है या इल्यूजरी है? सर इल्यूजरी। ये illusion। ठीक है, तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, बेमतलब की कंसिडरेशन हो गया, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, झूठी कंसिडरेशन तो चल रही है। इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, if A promised to give his car to B, provided that he takes it from the garage, it is not a real consideration। तो बेसिकली अगर मैं वंश को बोल दूं कि भाई मैं तेरे को अपनी कार बेच रहा हूं, तो जा मेरी गैराज से ले ले, तो ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी है, वंश ने कोई मेरे को कुछ दिया थोड़ी है। बेसिकली कंसिडरेशन क्या होती है कि जिससे मैं कुछ गेन कर रहा हूं, कोई इंटरेस्ट कंसिडरेशन हो सकता है, जैसे हमने इस केस में पढ़ लिया था, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई राइट हो सकता है। अब वंश मेरी कार गैराज से लेके जा रहा है, तो इसमें ना तो मेरे को कोई प्रॉफिट मिला है, ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ना कोई कंसिडरेशन मिली है, तो ये तो इल्यूजरी कंसिडरेशन है। तो इस कंडीशन में बोल दिया था कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये कोई रियल कंसिडरेशन थोड़ी है। इफ ए प्रॉमिस टू गिव हिज कार टू बी प्रोवाइडेड दैट ही टेक्स इट फ्रॉम द गैराज, इट इज नॉट ए रियल कंसिडरेशन। ऑन द अदर हैंड, if A promises to give his luxury car to B for a meager amount of 10,000, then it is real consideration although inadequate। दूसरे केस में, पहले केस में क्या था, मैं वंश को बोलता हूं मेरे गैराज से तू कार ले ले, और मेरे लिए तो वही कंसिडरेशन है, तो मैंने उसमें कुछ गेन तो किया ही नहीं है। अब ना तो मेरे को कोई इसमें राइट क्रिएट हुआ है, ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड। कल को अगर वंश बोल दे सर मैंने आपकी गैराज से आपकी कार ले ली, अब तो ये कार मेरी होगी, लेकिन वंश ने मेरे को क्या दिया है, ना तो कोई इंटरेस्ट दिया है, ना कोई कंसिडरेशन दिया है, तो वंश की कार होएगी ही नहीं। लेकिन उस दूसरे केस में क्या हुआ, तो ये तो इल्यूजरी कंसिडरेशन है बेसिकली पहले केस में। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि मेरी कार है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन वंश को मैंने 10,000 रुपए में बेच दी, तो इसे बोलते हैं on the other hand A promises to give his luxury car to B for a meager price amount of 10,000, then it is real consideration although inadequate। हो सकता है मेरी कार की वैल्यू 1 करोड़ थी, मैंने 10,000 रुपए में दे दी, तो ये inadequate कंसिडरेशन है, लेकिन ये रियल कंसिडरेशन तो है ना, मैंने कुछ ना कुछ गेन तो किया है ना। तो inadequacy ऑफ कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक मोबाइल है, आईफोन मोबाइल 16 है, उसकी मार्केट प्राइस ये बोल देते हैं जेड फोन मोबाइल है 16, उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी मार्केट में कितनी भी है, 1.5 लाख रुपए है। मेरे पास वो मोबाइल है, मैं उसको चाहे वंश को 10 रुपए में दे दूं, चाहे तो वंश को 10,000 रुपए में दे दूं, तो मेरी मर्जी है, वहां कंसिडरेशन तो है ना। कंसिडरेशन का मतलब है सेक्शन 25 तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर मैं सपोज करो वंश से 25 रुपए ना लूं, या 10,000 रुपए ना लूं, या 25,000 रुपए ना लूं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगा। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस सेक्शन 25 को एप्लीकेबल ना हो जाए इसलिए क्या करता हूं कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ले लेता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता हूं और इससे बोलता हूं चल तू मुझे काम कर 25 रुपए दे दे, मेरी मर्जी से मैं इसे 25 रुपए में अपना आईफोन 1.5 लाख का फोन दूं, या 25,000 रुपए में दूं, या 10,000 रुपए में दूं। तो इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क किस चीज से पड़ता है, इसमें फर्क पड़ता है एक चीज से कि अगर कंसेंट फ्री ना हो।
इस कंडीशन में अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि मैंने वंश को अपना 1.5 लाख का मोबाइल इस वजह से दिया है क्योंकि मेरे को डर था कि वंश मेरे को मार देगा जान से, तो उस कंडीशन में क्योंकि कोerशन हो जाएगा तो फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कंसेंट Yes, फ्री sir. है तो अब दूसरा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन दिस टर्म, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। तो इसमें आप लिख दोगे कंसिडरेशन must have some value in the eye of law. According to Cure versus Misa, consideration must creating right interest in favor of another parties. तो बेसिकली इसे बोलते हैं रियल कंसिडरेशन। इल्यूजरी कंसिडरेशन ऐसी होती है कि मैं जादू बोल दूं या मैं कुछ भी आपको कुछ दे ही नहीं रहा हूं, तो उसे बोलते हैं इल्यूजरी कंसिडरेशन। सिर्फ मैं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रही है कि मैंने आपको कुछ दे दिया, लेकिन आपका कोई भी राइट और इंटरेस्ट तो क्रिएट हुआ नहीं है। Inadequacy of consideration may be taken into account by the court to determine whether the consent was freely given or not. ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। कल जो हम पढ़ेंगे, हाँ जी हाँ जी सर खत्म कर रहे हो क्लास? बिल्कुल, सर एक चीज मेरे को थोड़ी सी बता दोगे? बोलो पूछो। सर ये गोलकनाथ और वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का थोड़ा सा बता दो सर। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यस सर, थोड़ा सा केस। बेटा हुआ क्या था मैं बताता हूँ तुझे। ये ना एक हायरार्की है, यस सर। लेकिन ये कामेश्वर प्रसाद चली, फिर उसके बाद बहुत सारे केस आए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ। लेकिन ये सारे की सारी ना समझनी पड़ेगी। पहले तू आर्टिकल स्किल में आर्टिकल 368 पढ़ के आ जा, है ना, उसके बाद अच्छा मैं तेरे सर, को वो इसको तो ये बता है दूं। ना अमेंड, सर जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन इस पे ना यस मैं एक सर। काम करता हूँ, अगर इस पे क्लास चाहिए ना तो ढंग से मैं इस पे क्लास कर लूंगा जब समझ में आएगा। ये पूरी हायरार्की समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आता बेसिकली, क्वेश्चन ये आया था कि कहते हैं कि जब आर्टिकल 32 पढ़ते हो ना, आर्टिकल 13 पढ़ते हो, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि भैया फंडामेंटल राइट आप टच नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, यस सर, पता है। आप फंडामेंटल राइट आप टच नहीं कर सकते, तो मतलब क्वेश्चन ये आया था कि जब आर्टिकल 368 अलाउ करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, तो क्या आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो? तो इसी पे पूरी स्टोरी चली थी। तो जब केशवानंद भारती केस अच्छा। आते आते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हो। इससे पहले गोलकनाथ वाले केस में भी बोल दिया था। तो लेकिन ये पूरी की पूरी हायरार्की, तो मैं एक काम करता हूँ, बेफिक्र रहे, मैं कल अगर तेरे को पढ़ना है ना, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास लूंगा, इस पे ढंग से पीपीटी तैयार कर लेता हूँ जिससे आराम से सारी समझ में आ जाएगी। और जिसको ज्वाइन सर करना कौन होगा सा दोनों केस है? तीनों बच्चे में, गोलकनाथ? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लेकिन ये ना मैं सुन लो, मैं तुमको ना कल इसकी एक 15 मिनट की क्लास, तू बेफिक्र रहा है, जो भी तेरे को क्वेरी चाहिए मेरे को बता दिया कर, कल इसकी ढंग से क्लास ले लेता हूँ और तेरे को कल शाम से 368 भी समझा दूंगा और ये पूरी की पूरी हायरार्की भी समझा दूंगा ढंग से। ठीक है, यस सर, बेफिक्र रहे थैंक इसमें। यू। ठीक है, इसको सर आराम से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, हाँ हाँ, सर इसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करो सर, जो आप पढ़ाते हो। चल मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम बच्चों को। ठीक है, जी ओके सर। सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं नहीं सर, नहीं और कुछ नहीं है। और नंबर 1 भाई सेंड कर दियो जो भी मैं मांग। ठीक है, ओ- ओके सर, सुन भी ओके। रही है? ओके सर, ओके। हेलो ओके नंबर ओके, 1। सर सुन रहा हूँ समझ सर। में भी आ रहा तेरे को कुछ? हाँ समझ सर, आ आ रहा है रहा तेरे को कुछ? है। आ रहा है सर, आ रहा हैं? है। आप सुन ले, आप सुन लो मेरी बात। अगर कोई एग्जाम में, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ ना, तेरे को भी, नंबर 1 को भी, वंश को भी, अगर किसी ने कंसिडरेशन गलत करके आ गया कोई, अरे तो मेरे नहीं से सर, बुरा हो कोई ही नहीं नहीं होगा। सकती वो तो। ठीक है, तो सेक्शन 2D से स्टार्ट करोगे, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 2D में है। फिर उसके अलावा सेक्शन 25 बोलता है कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विदाउट शैल बी वर्ड। कंसिडरेशन एग्रीमेंट। उसके अलावा अब हम जो कल पढ़ेंगे ना, सेक्शन 20 इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन क्या होते हैं। तो यस उसके लिए सर। कल मैं 3 सेक्शन बता रहा हूं, तुमको पढ़ के आना। सेक्शन 25 की फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज और थर्ड क्लोज पढ़ के आना विद इलस्ट्रेशन। उसके अलावा सेक्शन 150 पढ़ के आओगे, 150 सेकंड क्लोज जो बेलमेंट की बात 150 करती है। सर, 150। 150 ऑफ 150 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ओके एक्ट। सर। ठीक है, उसके अलावा जो पढ़ के आओगे ना, तीसरी पढ़ के आओगे 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बोल देता है कि जो एजेंसी है ना विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट हो सकती है। ऐसे ही 150 बोलता है कि बेलमेंट जो है ना विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट हो सकता है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं अपनी किताब तेरे को पढ़ने के लिए दे देता हूं, तो हो सकता है, उसे बोलते हैं बेलमेंट। जैसे अगर सपोज कर मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे पास गिरवी रखता हूं, तो उसे बोलते हैं मॉर्गेज। तो मैं उससे
तेरे पास प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ, तो मेरे को पैसे दे रहा है। ऐसे सपोज करो मैं अपना मोबाइल तेरे पास गिरवी रख रहा हूँ, तो उसे बोल देते हैं प्लेज। प्लेज का मतलब है मैंने अपना मोबाइल दे दिया, तूने मेरे को पैसे दिए उसके बदले में। ऐसे सपोज करो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको तो यूज कर रहा है, और उसको अगर यूज करेगा तो उसे बोलते हैं बेलमेंट। मैंने तेरे को प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन यूज तू कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट विदाउट sir. कंसिडरेशन हो सकता है। अब आते हैं दो एक्सेप्शन। तो ये हो गया सेक्शन 25 की, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, पढ़ के आना है लेकिन कल। तीसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 25 फर्स्ट क्लोज। सेक्शन 25 फर्स्ट क्लोज ये बोलता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। जब कोई दो पर्सन नेचुरल लव एंड अफेक्शन से एक एग्रीमेंट करते हैं और बोल देते हैं, जैसे सपोज करो एक हस्बैंड और वाइफ एक एग्रीमेंट करते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और हस्बैंड बोल देता है मैं तेरे को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, और उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड भी करवा लेता है, रिटर्न में भी वो होता है। बेशक वाइफ की तरफ से कंसिडरेशन ना हो, लेकिन वाइफ उसको एनफोर्स करा सकती है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 की फर्स्ट क्लोज में लिखा हुआ है। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, उसमें अगर कंसिडरेशन भी नहीं है और वो रिटर्न है और वो रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ मैंने बोल रहा हूँ तीन कंडीशन है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, और वो रजिस्टर्ड भी है, तो बेशक उसमें कंसिडरेशन ना हो, दूसरी पार्टी उसे फिर भी परफॉर्म करा लेगी। अब मुद्दा ये आता है कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन से कौन से रिलेशन होते हैं? नियर रिलेशन। पार्टी, उसमें एक तीसरी कंडीशन होती है, पार्टी मस्ट बी स्टैंड इन नियर रिलेशन। तो नियर रिलेशन में बेसिकली कौन से रिलेशन आते हैं? या तो मैरिज से हो या ब्लड से हो। तो जब पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन एंड दे आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रजिस्टर्ड करा देते हैं, और रिटर्न में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में इतना प्यार है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ रिटर्न में और रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो वो क्योंकि नियर रिलेशन में थे, उनका रिलेशन बाय मैरिज था, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी था, और वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड भी था, तो वाइफ उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। यहाँ कंसिडरेशन वाइफ की तरफ से नहीं थी, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करा सकती है। ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं दूसरी चीज, पास्ट सर्विस डन, डन वॉलंटरली। सपोज करो कि मेरा पर्स है वो खो जाता है, इस इलस्ट्रेशन भी है, मेरा पर्स खो जाता है, वंश को वो पर्स मिलता है, वंश वो पर्स मेरे को लाके दे देता है, तो मैं वंश को कुछ देने के लिए लायबल थोड़ी हूँ। वंश को पर्स मिला, वंश ने लाके मेरे को दे दिया। अगर वंश मेरा पर्स मेरे को पता लगता, अगर वंश मेरे को नहीं दे रहा होता, मैं वंश के अगेंस्ट में केस कर देता, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वंश ने क्या किया, बेसिकली अपनी मर्जी से लाके पर्स मेरे को दे दिया, तो उस कंडीशन में मैंने इसको प्रॉमिस किया, इसने पास्ट सर्विस डन, अब इसने सर्विस पहले ही कर दी, पर्स लाके मेरे को दे दिया, मैंने इसने वॉलंटरी करी, मेरे बोलने से भी नहीं करी है वो, इसको खुद पर्स इसने खुद लाके मेरे को दे दिया, मेरी आइडेंटिटी मैंने कर दिया, तो प्रॉमिस करते ही मैं बाउंड हो जाऊंगा। तो यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वॉलंटरी, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया वो वॉलंटरी परफॉर्म कर दिया है। अब मेरे को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया। तीसरी चीज है टाइम हार्ड। टाइम डेब्ट क्या होता है कि सपोज करो मैं वंश को मेरे से 3 पे लेने हैं, तो अगर इंडियन लिमिटेशन एक्ट है तो उसमें पैसे की जो लिए कुछ लिमिटेशन पीरियड दिया होता है कि पैसे के लिए आप कितने दिन केस कर सकते हो। वंश को मेरे अगेंस्ट में 3,000 रुपए के लिए, या जो भी 10,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए, सपोज करो मार्केट लिमिटेशन पीरियड तक कर सकते हो केस कि वंश मैंने 10,000 रुपए ले सकते हैं, ले रखे हैं। लो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, सूट फॉर Yes, sir. रिकवरी ऑफ मनी के लिए चला जाता है ये। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर सपोज करो एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, उसमें बोलता है वंश सिर्फ 3 साल तक वो पैसे क्लेम कर सकता था। अगर सपोज करो आज मैंने इसको पैसे दिए और वो 3 साल तक क्लेम नहीं करता, तो वंश का राइट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। लेकिन 3 साल बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न बोल देता हूँ कि एक काम कर यार, एक काम कर, तू मेरे अगेंस्ट में, मैं तेरे को पैसे दे ही दूंगा 3 साल बाद भी। तो अब वंश क्या, अब मेरे को वंश को पैसे देने पड़ेंगे, ऑल दो इसका राइट बार्ड हो चुका था लिमिटेशन पीरियड के अकॉर्डिंग, ना इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन थी, लेकिन मैंने वॉलंटरी बोल दिया कि यार एक काम कर, मैं तेरे को तेरे पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस कर देता हूं। तो इस कंडीशन में विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है। तो सेक्शन 25 में 3 चीजें हैं कि जब पार्टी आउट ऑफ नियर रिलेशन में, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और विदाउट कंसिडरेशन उसको पेमेंट, उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा, पास्ट सर्विस डन और वॉलंटरी डन करी है, मतलब मेरे बोलने से डन नहीं करी। पर्स तो जब वंश को मेरा पर्स मिला था तो मेरे बोलने से इसने नहीं ढूंढा था, इसने तो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से ढूंढा और मेरे को पकड़ा दिया। तो अगर मैं ये चाहे तो मेरे से कुछ नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं प्रॉमिस कर दूं
तो विदाउट कंसिडरेशन अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ये होता है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू परफॉर्म। तीसरी चीज में जो टाइम बार्ड लिमिटेशन जो जो डेप्ट है ना वो टाइम बार्ड है, और वंस चाहेगा तो मेरे से क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि ठीक है यार मेरा लिमिटेशन पीरियड बाढ़ हो चुका था, लेकिन मैं तेरे को तेरे 10,000 रुपए लौटा दूंगा, अब मेरे को इसके पैसे लौटाने पड़ेंगे। ऑल दो वंस की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, वंस चाहता तो मेरे से 10 से क्लेम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वंस को 3 साल में करने थे, वंस 3 साल में कर ही नहीं पाया। तो ये 3 चीजें पढ़ के आओगे आप, 5 चीजें, सेक्शन 25 फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज, थर्ड क्लोज, सेक्शन 1 और सेक्शन 185। उसके अलावा जो पढ़ के आओगे ना, अब मैं बताऊंगा, उसके अलावा जो मैं बताऊंगा परसों की क्लास में या कल की क्लास में, कि क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो कल पढ़ूंगा। लेकिन कल का जो होमवर्क है सिर्फ इतना पढ़ के आओ, सेक्शन 25 सब क्लोज 1, 2, 3 विद इलस्ट्रेशन, सेक्शन 150 सेकंड पार्ट और सेक्शन 85, ये पढ़ के आओ। सर हो उसके बाद सकता कल है मिलते हैं क्लास में, ठीक है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी एक्सेप्शन, हाँ इसके हैं एक्सेप्शन। सर सर जुडिशियल और सेक्शन 185 पढ़ना है ना? 185 और 150 185 और 150 25। ओके सर। और 25 पूरा पढ़ना है, 25 पूरा पढ़ के आना है। यस सर। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं कल बताऊंगा, यस सर ठीक है ठीक है? बिल्कुल। लेकिन पहले ये पढ़ के आओ, उसके बाद बताऊंगा। और तेरे को, हाँ मैं तेरे लिए अगर बस तू कहेगा अलग से स्पेशल ले लूंगा, तुम दोनों को भी ज्वाइन करना कर लेना। मैं वो जो तू बता रहा ना गोलकनाथ वाला केस और अमेंडमेंट और ये सर केशवानंद वो भारती, थोड़े इम्पोर्टेंट है ना सर, वो बता वही इसीलिए बोल रहा था सर। डोंट वरी, मैं उस पर या तो एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसको देख लियो, आज मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, या फिर यस है ना, सर। उसको देख सर लेना आप। वो सर इसकी मेरे हिसाब से इसकी स्टार्टिंग AK गोपालन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास से हुई थी। नहीं नहीं, इसकी मैं सब तू बेफिक्र रह, मैं इस पे वीडियो बना के डाल दूंगा बेसिकली, है ना? ओके सर। इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद इसकी स्टार्टिंग होगी थी, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा एक सर जमादारी ठीक है एवोल्यूशन सर एक्ट आया ठीक था, है। उसके बाद स्टार्ट हुआ था। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा ढंग से, मैं या तो वीडियो बना रहा हूँ उस पे, उसके बाद भी कोई कमी रह जाती है तो मेरे से पूछ लेना, मैं इस पे क्लास ले लूंगा पूरी पूरी, ठीक है? ठीक है सर। वो अच्छा, एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताओगे, मैं किसी पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ लॉ में, तो ठीक है? सर केशवानंद भारती उसको भी ऐड करोगे ना? हाँ पूरा का पूरा पूरी हायरार्की बताऊंगा, इवन मैं मिनरवा मिल्स केस भी ऐड करूंगा, 44th ओके सर। अमेंडमेंट भी ऐड करूंगा, ठीक है? हाँ सर मैंने सर ये आई थिंक ये 3 केस थे ना, मिनेवा मिल नहीं और नहीं, बहुत सारे केस थे, बहुत सारे केस थे बेटा, ये केस तो इतने सारे हैं कि मैं सही बता रहा हूँ तुझे, कि 12-15 है सर इसमें मेरे पूरी ख्याल से। पूरी हायरार्की है। 12-15 नहीं है सर इसमें? 12-15 केस भी नहीं है भाई, सर ये बेसिक केस है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना? हाँ बेसिक यस स्ट्रक्चर की सर। बात हो रही है। चल, और आज का कोई क्वेश्चन है? ना सर आज तो सब समझ आ गया। आज सब समझ आ गया पक्का? पूछ लूं हाँ सर लास्ट जाते सर जाते? कुछ भी पूछ लो सर। चलो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन में? सर 2A। अच्छा, तो सर एग्रीमेंट विद 2H सर 2H में है, 2H में। 2H में है, 2A में प्रपोजल है। कंसिडरेशन की हाँ डेफिनेशन किस में? सर सर 2D 25 में। और 2D 2D में। एग्रीमेंट विदाउट हाँ कंसिडरेशन शैल बी वॉइड किस में 25 सर 2E में। है? सर 25 सर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड कहाँ लिखा हुआ है? 25 सर 2D में। मैं थप्पड़ नहीं मार दूंगा गलत भाई, बोल। वंश को मार दूंगा, वंश को मैं, Okay. क्योंकि अरे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वॉइड कहाँ लिखा हुआ है, फिर बताओ। सर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड तो 25 में लिखा है। लेकिन मैं, कोई 25 बात नहीं, में। चल फिर भी 25 में लिखा रखा ना, देख तो सर ले मैं तो पहले। सही बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी तू सर। सही बोल रहा है, लेकिन मैं, वो बच्ची है ना, तेरे को ही मारूंगा फिर भी। चल ठीक है, कोई नहीं, है ना, कल मिलते हैं, बाकी कल पढ़ाता हूँ। इसमें कुछ केस बता रहा हूँ मैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, ये 4 केस पढ़ के आ जाइयो, समझ में आ जाएगा कल। मैं इसको भी इस पे वीडियो बना देता हूँ मैं, ठीक है ना? यस शंकरी सर। प्रसाद। सर एक वीडियो अगर हो सके ना जुडिशियल रिव्यू पे बना देना। बेफिक्र रह, चल जुडिशियल रिव्यू पे भी वीडियो आ रही है तेरी, आज ही कल में, हाँ ठीक है? सर वो इम्पोर्टेंट है सर, एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू। बेफिक्र रह, हो गया समझ ले, तूने बोल दिया, हो गया, आ जाएगी वीडियो, ठीक थैंक यू है? सो मच सर। ओके बच्चे, ओके, ठीक, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।